हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशंस। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट एनालिसिस से रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हम कर चुके हैं, कुछ हम आज जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लास्ट पार्ट हो डेफिनेशंस का। तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली है? नेटवर्क पढ़ लिया है। नेटवर्क में तीनों तरीके के नेटवर्क्स पढ़ लिया हमने, 4 टर्मिनल, 3 टर्मिनल्स एंड 2 टर्मिनल। फिर हमने संधि के बारे में देख लिया, उसी में हमने लूप और ब्रांच क्या होती है ना, उसको हमने इस डायग्राम के थ्रू देख लिया था। उसके बाद कल जाते जाते मैं आपको इम्पीडेंस भी समझा के गई थी। इम्पीडेंस भी में भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें लीनियर इम्पीडेंस को हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इम्पीडेंस में, लीनियर इम्पीडेंस में कौन कौन से आते हैं? एक तो रेजिस्टेंस के लिए, एक इंडक्टर कॉइल के लिए और एक कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ठीक है, इन तीनों के लिए हम बात कर चुके थे कि लीनियर इम्पीडेंस वो होता है जिनके वोल्टेज और करंट का कर्व जो है वो किसको शो करे? स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा पार्ट और है, उसको और पूरा कर लेते हैं इम्पीडेंस में। सेकंड है आपका द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ये तो है रेखीय प्रतिबाधा, और अब ये आएगी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायलेटरल इम्पीडेंस। बायलेटरल इम्पीडेंस या फिर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, अब ये क्या होती है भाई? लीनियर में तो हमने कहा था कि उन सभी की प्रतिबाधा लीनियर होती है जिनके लिए वोल्टेज और करंट का कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन डायोड, ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर डिवाइस, या सेमीकंडक्टर मतलब जो भी आप देखते हो ना, जो बीच की होती है, कंडक्टर और किसके? इंसुलेटर के बीच की, चालक और कुचालक के बीच में अर्धचालक होते हैं। तो जो अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं उन सभी के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आती, तो वो सभी लीनियर इम्पीडेंसेस नहीं होते उन सभी के। बायलेटरल इम्पीडेंस वो होता है जिसके लिए किसी प्रतिबाधा से अगर प्रवाहित धारा की दिशा अगर आप बदल दो, मतलब बायलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा वो प्रतिबाधा होती है जिसमें अगर धारा की दिशा अगर आप बदल दो लेकिन प्रतिबाधा का मान ना बदले, यानी कि जितना वायर में पहले प्रतिबाधा थी उतना ही धारा की दिशा बदलने के बाद भी प्रतिबाधा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्शन चेंज करें करंट की, बट इम्पीडेंस जो है वो चेंज नहीं हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल इम्पीडेंस। समझ में आ गई? तो हम लिखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज सेम आफ्टर चेंजिंग the direction of current in the impedance, direction of the current of the impedance, then this type of impedance is called bilateral impedance. ठीक है, यानी कि प्रतिबाधा की धारा की दिशा बदलने के बाद भी यदि प्रतिबाधा का मान परिवर्तित ना हो तो इस प्रकार की प्रतिबाधा क्या कहलाती है? बायलेटरल इम्पीडेंस या फिर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। अब इसमें भी वही है, ये आर, एल और सी, इनकी प्रतिबाधाएं कैसी होती हैं? द्विपार्श्विक होती है, यानी कि बायलेटरल होती है। लेकिन डायोड, ट्रांजिस्टर है, ट्रायोड है, ठीक है, या अर्धचालक डायोड है, सेमीकंडक्टर, इनकी प्रतिबाधाएं जो होती है वो द्विपार्श्विक नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल इम्पीडेंसेस ऑफ यानी कि प्रतिबाधा, इम्पीडेंसेस ऑफ आर, एल एंड सी आर बायलेटरल, यानी कि ये द्विपार्श्विक होती हैं। बट इम्पीडेंसेस ऑफ डायोड, ट्रायोड मतलब ट्रांजिस्टर को ही ट्रायोड कहते हैं क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, मैंने बताया था आपको। डायोड, ट्रायोड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एस डिवाइसेस मतलब सेमीकंडक्टर या अर्धचालक युक्तियाँ। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर नॉट बायलेटरल। समझ में आ गई? तो ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई। समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स। ठीक है, सोर्स पढ़ेंगे। अब सोर्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो आपका वोल्टेज सोर्स होगा या फिर वो आपका कैसा होगा?
करंट सोर्स होगा। तो नेक्स्ट है आपका सोर्स या फिर स्रोत। कोई ना कोई ऊर्जा स्रोत जोड़ना पड़ता है ना, हमने कहा था ना, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सोर्सेज कनेक्ट होते हैं तो वो एक्टिव नेटवर्क कहलाता है, यानी कि सक्रिय जाल होता है जिसमें स्रोत ऊर्जा स्रोत जुड़े होते हैं। जिसमें नहीं जुड़े होते हैं वो पैसिव नेटवर्क कहलाता है, यानी कि निष्क्रिय जाल कहलाता है, बोला था ना हमने। ठीक है, तो हम स्रोत देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क, यानी कि जाल में दो तरीके के स्रोत जोड़े जाते हैं। नंबर एक वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टता स्रोत। ठीक है। नंबर दो करंट सोर्स, यानी कि धारा स्रोत। ठीक है। नंबर एक, एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर एक वोल्टेज सोर्स, ध्यान से सुनिए, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है? देखो, होता क्या है कि इसमें हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स में। एक तो पढ़ेंगे आदर्श वोल्टता स्रोत की, और एक पढ़ेंगे वास्तविक वोल्टता स्रोत की, यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स। जैसे आप गैसेस पढ़ते हो, आइडियल गैस और रियल गैसेस। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बनाई अगर जाती है, सोचा जाता है, तो उसको आइडियल पैमाने पर सोचा जाता है। जैसे गैसेस की जो अवधारणा है, गैसेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने आइडियल गैसेस की कॉन्सेप्ट लिया। फिर हम जो गैसेस जानते हैं उनको उनके साथ मैच किया, तो कुछ चीज़ें जो है उसके साथ मैच नहीं हुई। और हम जानते हैं कि रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम मेजरमेंट के लिए एक आइडियल का पैरामीटर रखते हैं। तो सेम वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, और एक पढ़ेंगे हम रियल वोल्टेज सोर्स। फिर ऐसे ही करंट सोर्स में भी दो पढ़ेंगे, आइडियल और रियल। समझ में आगे बात? पहले हम समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, यानी कि आदर्श वोल्टता स्रोत कौन सा होगा। एक ऐसा वोल्टता स्रोत जिसमें आंतरिक लोड या आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित ना हो, वो कैसा सोर्स कहलाएगा? वोल्टेज सोर्स में भी कौन सा? आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। आंतरिक प्रतिबाधा ना हो, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा आपके पास एनर्जी का स्रोत होना चाहिए जिसमें अगर आपके पास ये बैटरी है सपोज करो, है ना, इस पे अगर ये 10 जूल एनर्जी देती है ना, तो 10 की 10 जूल एनर्जी ये किसी भी सर्किट जिसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूँ उसको मिल जानी चाहिए। मतलब कहीं पर भी ये अपने अंदर की वजह से या जिनसे ये मिलकर के बनी हुई है उनकी वजह से एनर्जी लॉस ना करे। ठीक है, जैसे आपके घरों में सब पे क्या होती है, इन्वर्टर्स लगे होते हैं, वो भी बैटरी होती है, या एक इन्वर्टर छोड़ो एक नॉर्मल बैटरी भी है। ठीक है, इतने सारे मोबाइल जो चार्ज करते हो उसमें भी बैटरी होती है। ठीक है, मोबाइल में बैटरी होती है। तो मोबाइल की जितनी क्षमता है ना बैटरी की, वो सारी की सारी जितनी कैपेसिटी है वो सारी की सारी नहीं मिल जाती आपको। उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें लॉस होती हैं। किसकी वजह से लॉस होती है? ड्यू टू कंपोजिशन, यानी कि जिन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाते हो आप, तो आप उसको कभी भी आइडियल नहीं बना सकते। कुछ ना कुछ उसमें अप एंड डाउन्स हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, यानी कि उसको बनाते टाइम। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे मेजरमेंट्स हो जाते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। दूसरी बात, खुद की स्ट्रक्चर की वजह से भी इन जो जितनी इसके पास एनर्जी है वो 100% वो किसी भी चीज़ को पास नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हर चीज़ की अपनी एक, यानी कि हर बैटरी की, हर सोर्स की अपनी एक इंटरनल इम्पीडेंस या आंतरिक प्रतिबाधा तो होती ही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा वोल्टता स्रोत है जिसकी कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है, ऐसी उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है जो उसका एनर्जी लॉस करे, तो वो सोर्स कैसा कहलाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स या आदर्श वोल्टता स्रोत। समझ में आ गई? तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई? अगर आंतरिक प्रतिबाधा अनुपस्थित है तो वो वोल्टता स्रोत कैसा कहलाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आ गई पहली बात? तो पहले इसको लिख लेते हैं। इफ इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई कमज़ोरी ही ना हो, मतलब उसके अंदर कोई कमी ना हो, किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट ना हो। आपको पता है आप इंसान हो, इंसान गलतियों का पुतला है। कितना भी आइडियल बंदा होगा कुछ ना कुछ उसकी कमज़ोरी होगी ही होगी, कोई ना कोई वीकनेस उसकी होगी होगी। तो वोल्टेज सोर्स में अगर कोई वीकनेस नहीं है तो उसको हम कहेंगे आइडियल। समझ में आ गए? तो इफ़ इंटरनल इम्पीडेंस इज एब्सेंट, in voltage source, then that is called
आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी कि यदि किसी वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा अनुपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है। समझ में आ गई। यानी कि आदर्श वोल्टता स्रोत से हम ये भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, कि वो जितनी उसके पास एनर्जी है बैटरी की, वो सारी की सारी उसको आप जिस भी नेटवर्क में कनेक्ट करो तो 10 की 10 वो किसको दे दे, दूसरे नेटवर्क को दे दे, तो वो कैसी कहलाएगी, आइडियल वोल्टेज सोर्स। कहीं पर भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई। तो हम इसको किस तरीके से कहेंगे, ठीक है। इसी बात को हम दूसरे वे में कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, इफ यूँ कह सकते हैं, दिस मीन्स if for any value of external load, for any value of external load मतलब जो भी आप बाहर से जो भी चीज़ कनेक्ट करोगे उससे करंट लेने के लिए या वोल्टेज लेने के लिए, तो वो है एक्सटर्नल लोड। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लोड, वोल्टेज एट द वोल्टेज सोर्स is invariant, then it is ideal voltage source। मतलब बाहर से आप कितना भी बाह्य लोड किसी भी मान का कनेक्ट हो, यानी कि बाह्य लोड का मान कुछ भी होने पर यदि वोल्टता स्रोत पर वोल्टता का मान स्थिर रहे, इनवेरिएंट रहे, ठीक है, या स्थिर रहे, तो वो कैसा कहलाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्या कहलाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन हम जानते हैं कुछ भी आइडियल नहीं होता, फिर हम इससे डिफाइन करेंगे रियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट एवरी वोल्टेज सोर्स हैज़ इंटरनल इम्पीडेंस। हर एक के पास आंतरिक प्रतिबाधा होती है, हर वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा होती है। हैज़ इंटरनल इम्पीडेंस that is connected in series, that is connected in series with that। ठीक है, यानी कि हर वोल्टता स्रोत की एक आंतरिक प्रतिबाधा होती है जो उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टेड होती है सीरीज में। वोल्टेज सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस हमेशा उसके साथ श्रेणी क्रम में या सीरीज में ही जुड़ी रहती है, कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगी। ये बात ध्यान रखने की है। वोल्टेज सोर्स की प्रतिबाधा हमेशा उसके श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा लोड क्या, ऐसा वोल्टेज सोर्स कैसा कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका रियल वोल्टेज सोर्स। फिर आप क्या करोगे, रियल वोल्टेज सोर्स में बाहर से आप जो लोड कनेक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू बदलने पर इस पर भी वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। किस पर, वोल्टेज सोर्स पर। समझ में आ गई। यानी कि हर वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, रियल वोल्टेज सोर्स, यानी कि वास्तविक वोल्टता स्रोत होता है। समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे बट एवरी वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल इम्पीडेंस दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट। ठीक है, ड्यू टू दिस, यानी कि इंटरनल इम्पीडेंस की वजह से। ठीक है, ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट वोल्टेज सोर्स चेंजेस, voltage source changes with the change in load, change in external load। this type of voltage source is called, this type of voltage source is called real, ये तो था आइडियल, रियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो क्या समझा हमने इसमें, हमने ये कहा कि वोल्टेज सोर्स जो है उसमें भी दो तरीके का है। पहले तो सोर्स दो तरीके का है, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज में भी दो पढ़े हमने, एक आइडियल और फिर हमने पढ़ा रियल। आइडियल वो है जिसकी कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं होगी। आंतरिक प्रतिबाधा या इंटरनल इम्पीडेंस नहीं होने का क्या मतलब है, कि बाहर आपने कितना भी एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर दिया हो, कितना भी बढ़ा दिया हो, कितना भी घटा दिया हो, लेकिन उससे इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ऐसा वोल्टेज सोर्स कैसा कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। दूसरी बात क्या है कि कोई भी वोल्टेज सोर्स आइडियल नहीं होता। हर वोल्टेज सोर्स की अपना इंटरनल इम्पीडेंस या आंतरिक प्रतिबाधा होती है जो उसके साथ हमेशा सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में कनेक्ट होती है। ठीक है,
तो ऐसे वोल्टेज सोर्स जो होती है उसमें अगर आप बाहर से एक्सटर्नल लोड का मान बदलोगे, चेंज इन एक्सटर्नल लोड, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस वोल्टता स्रोत की वोल्टता भी बदल जाती है। और ऐसे वोल्टेज सोर्स या वोल्टता स्रोत को क्या बोला जाता है, वास्तविक वोल्टता स्रोत। समझ में आ गई। अब आपका रहा है इसमें सिर्फ करंट सोर्स, जिसको अपन कल आते ही 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वोल्टेज सोर्स समझ में आ गया तो करंट सोर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट सोर्स में बस इतना सा फर्क आएगा कि करंट सोर्स आइडियल वो होता है जिसके समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है। इनफाइनाइट जो है क्या जुड़ा हुआ होगा, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होगा, वो भी कैसे, समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलली। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल में अनंत का नहीं है, परिमित मान यानी फाइनाइट मान का है, तो फिर वो रियल करंट सोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया। आइडियल तब होगा जब अनंत का जुड़ा हुआ होगा, और रियल कब होगा, जब परिमित का जुड़ा हुआ होगा। समझ में आ गया, इतनी सी बात है। तो करंट सोर्स, फिर उसको अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देंगे, और उसके बाद अपना इंपॉर्टेंस जो डेफिनेशन है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम शुरू करेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के दोनों लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और वहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी सर्किट एनालिसिस की। ओके, थैंक यू सो मच।